स्वागत है प्यारे बच्चों। एक बार फिर से पढ़ लें एनसीईआरटी के प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 और पार्ट 3 में हम कवर करेंगे अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीज एंड द तुगलक्स। तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, किस तरीके से कंसोलिडेशन किया, ठीक है, खिलजीज और जो तुगलक्स का टाइम पीरियड था, तो उन्होंने किस तरीके से कंसोलिडेशन किया, किस तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया। तो आज इसको स्टडी करेंगे। The consolidation of a kingdom as vast as the Delhi Sultanate needed reliable governors and administrators. देखो, कंसोलिडेशंस की बात करें किंगडम की, तो ये हमें पता है कि जो दिल्ली सल्तनत था वो काफ़ी वास्ट टेरिटरी बन चुका था। तो अब उनको ज़रूरत थी रिलायबल गवर्नर्स की और एडमिनिस्ट्रेटर्स की। Rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governors, the early Delhi sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves. अब देखो, इन्होंने क्या करा, जो एरिस्टोक्रेट्स थे यानी जो सोशली हाई क्लास लोग थे और जो लैंडेड चीफ्टेन्स थे, उनको गवर्नर्स के एज अ गवर्नर उनको अपॉइंट नहीं किया गया, ठीक है, जो अर्ली दिल्ली सुल्तान्स थे। इसमें हम बात करते हैं इल्तुतमिश की। तो अगर हम इल्तुतमिश की बात करें तो उसने फेवर्ड करा कुछ स्पेशल स्लेव्स को, ठीक है, जो कि इसने परचेज करे थे मिलिट्री सर्विसेज के लिए, जिसको बंदगान बोला गया। इन पर्शियन लैंग्वेज में बंदगान बोला जाता है। दे वर केयरफुली ट्रेन टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस इन द किंगडम। और ये इनको बहुत ज़्यादा केयरफुली तरीके से इनको ट्रेन किया जाता था और इनको जो है किंगडम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस जो वहाँ पर इनको दिए जाते थे। सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर्स, और ये अपने मास्टर्स के ऊपर टोटली डिपेंड होते थे। द सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रिले अपॉन देम, और सुल्तान इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था और रिले करता था, इनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था इनके ऊपर। जो सुल्तान होते थे अपने बेटे से भी ज़्यादा इन पे ट्रस्ट करते थे। अब यहाँ पर आ गया है कि स्लेव्स रेदर देन सन, स्लेव्स बेटों से बढ़कर है, ठीक है। तो सुल्तान वर एडवाइज अ स्लेव हु वन हैज ब्राउट अप एंड प्रमोटेड, जिसको आपने बड़ा करा है और जिसको आपने प्रमोट करा है, मस्ट बी लुक आफ्टर फॉर इट नीड्स। तो देखो, उसको बहुत ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत है। हॉल टाइम एंड गुड लक टू फाइंड अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव। देखो, पूरी ज़िंदगी लग जाती है, पूरा हॉल टाइम लग जाता है, और उसके लिए आपको गुड लक भी चाहिए कि आप एक वर्दी और एक्सपीरियंस स्लेव को पा पाओ, यानी इसको फाइंड कर पाओ। वाइज मैन हैव सेड दैट अ वर्थी एंड एक्सपीरियंस स्लेव इज बेटर देन सन। और जो बुद्धिमान लोग हैं, ठीक है, उन्होंने ये इस चीज को फील करा है ना, उनका एक्सपीरियंस भी कहता है एक तरीके से कि जो स्लेव होते हैं ना, वो सन से बेटर होते हैं। सो अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव इज बेटर देन सन। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हाई अ स्लेव वुड बी बेटर देन अ सन, ठीक है। तो देखो, इसका एग्जांपल्स काफी सारे हैं। होता क्या है ना, देखो, जो सन होते थे उस टाइम पे, अगर हम ज्यादातर सल्तनत पीरियड की बात करें या मुगल्स एम्पायर की बात करें, तो उन्होंने किंग बनने के लिए, रूलर बनने के लिए, इन्होंने अपने फादर तक को नहीं छोड़ा, है ना, उनको प्रिजन कर लिया, जेल में डाल दिया उनको, ठीक है। तो इसलिए स्लेव जो है बेटर रहते थे, वो अपने मास्टर्स के प्रति लॉयल रहते थे। क्लाइंट आ जाता है यहाँ पर। क्लाइंट, तो क्लाइंट क्या चीज होती है? समवन हु इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर, एक ऐसा पर्सन जो किसी और के प्रोटेक्शन में है ना। अब डिपेंडेंट है और हैंगर ऑन, ठीक है, उस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, उसकी प्रोटेक्शन में है, उसको हम क्लाइंट बोलते हैं, ठीक है। तो उस वर्ड को याद रखिएगा, क्लाइंट वर्ड को। द खिलजीज एंड तुगलक्स कंटिन्यू टू यूज बंदगान। अब देखो, खिलजी और जो तुगलक थे, ये कंटिन्यू करते हैं बंदगान को। जो इल्तुतमिश ने मिलिट्री सर्विस के लिए कुछ स्लेव्स खरीदे थे, उनको बंदगान बोला गया था पर्शियन में, ठीक है। तो उन्होंने कंटिन्यू करा बंदगान को। ऑल्सो रेज्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ हु वर ऑफ्टन देयर क्लाइंट्स, ठीक है। अब जो उन्होंने रेस करा उन लोगों को, है ना, जो हम्बल बर्थ थे, है ना, उनको उन्होंने रेस करा। हु वर देयर क्लाइंट्स हु वर ऑफ्टन देयर क्लाइंट्स टू हाई पॉलिटिकल पोजीशंस, ठीक है। अब जो क्लाइंट्स थे उनको हाई पॉलिटिकल पोजीशंस दी। दे वर अपॉइंटेड एज जनरल एंड गवर्नर्स। अब इनको अपॉइंट किया गया एज ए जनरल, एज ए गवर्नर इनको अपॉइंट कर दिया। However, this also introduce an element of a political instability। और देखो, ये एक तरीके से इंट्रोड्यूस करता है ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस करता है कि आप जो
इस तरीके के जो हम्बल पीपल्स हैं इनको आपने एज अ गवर्नर, है ना, एज अ जनरल आपने अपॉइंट कर दिया। स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स। हाँ, ये बात सही है। देखो, स्लेव्स और जो क्लाइंट्स होते थे वो लॉयल होते थे अपने मास्टर्स के लिए। एंड पेट्रॉन्स बट नॉट टू देयर हेयर्स, है ना, मतलब उनके बच्चों पे जो है वो उनके बच्चों जो उनके आगे वाली पीढ़ी होती थी उसके लिए वो एक तरीके से लॉयल नहीं होते थे। न्यू सुल्तान्स हैड देयर आउन सर्वेंट्स। वैसे भी जो न्यू सुल्तान्स होते थे, है ना, जब उनके जो बेटे सुल्तान बनते थे या कोई न्यू सुल्तान बनता था तो उनके खुद के सर्वेंट्स होते थे। एज अ रिजल्ट द एसेशन ऑफ अ न्यू मोनार्च ऑफ्टन सो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी। अब देखो क्या होगा इसके रिजल्ट में, जब कोई न्यू मोनार्च आएगा वहां पर तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब जो ओल्ड वाला होगा और जो न्यू नोबिलिटी होगा उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। ठीक है। द पैट्रोनेज ऑफ दीज हम्बल्स पीपल बाय द दिल्ली सुल्तान्स ऑल्सो शॉक्ड मैनी एलिट्स एंड द ऑथर्स ऑफ पर्शियन तवारीख। अब ये जो इनका पैट्रोनेज था ना, जो उन्होंने हम्बल पीपल्स थे, इनको इन्होंने अपॉइंट कर दिया एज अ गवर्नर, एज अ जनरल, है ना, तो जो वहाँ के एलिट्स थे, जो हाई सोशल क्लास के लोग थे ना, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे इस चीज़ से। ठीक है। और जो तवारीख के ऑथर्स थे वो भी काफ़ी शॉक थे, है ना। उन्होंने क्रिटिसाइज भी कराया दिल्ली सुल्तान्स को, है ना, कि उन्होंने अपॉइंट करा लो एंड बेस बॉर्न टू हाई ऑफिसर्स। ठीक। आगे चलते हैं बच्चों। ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक। अब बात कर लेते हैं सुल्तान मोहम्मद तुगलक के ऑफिशियल्स की, कि इन्होंने किन किन लोगों को अपॉइंट कर रखा था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज खुमर, है ना, अ वाइन डिस्टिलर। ये एक वाइन डिस्टिलर था, अजीज खुमर को उन्होंने। ठीक है। तो ये भी एक हम्बल पीपल है, इसको भी इन्होंने एज अ गवर्नर या एज अ चीफ इन्होंने जो भी उसको अपॉइंट कर दिया। फिरजन हजाम अ बार्बर मनका तबाक अ कुक एंड टू गार्डनर्स लद्दा एंड पीरा टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। ठीक है। देखो, इन्होंने इन सब लोगों को अपॉइंट कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर। ठीक है। जो हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है वहां पर इन्होंने अपॉइंट कर दिया मोहम्मद तुगलक ने। जियाउद्दीन बरानी अ मिड 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर रिपोर्टेड देयर अपॉइंटमेंट्स एज अ साइन ऑफ द सुल्तान लॉज ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट्स एंड हिज इनकैपेसिटी टू रूल। अब जो जियाउद्दीन बरानी है ना, ये मिड 14th सेंचुरी का एक क्रॉनिकलर है जिसने रिपोर्ट करा है इनके सारे अपॉइंटमेंट्स को, जो जो उन्होंने जिन जिन लोगों को उन्होंने अपॉइंट करा था। ठीक है। और एज अ साइन ऑफ द सुल्तान लॉज ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट। ठीक है। मतलब इसमें सिंबल दिखा रहा है कि सुल्तान किस तरीके से पॉलिटिकल जजमेंट को लॉस करते जा रहे हैं और उनकी इनकैपेसिटी को दिखाता है रूल करने की। व्हाई डू यू थिंक दिस बरानी क्रिटिसाइज द सुल्तान? अब देखो वही रीजन है ना कि ये इस तरीके के हम्बल पीपल्स को अपॉइंट कर रहा है एज अ गवर्नर, एज अ जनरल, है ना, मतलब काफी हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इनको दे रहा है, तो क्रिटिसाइज तो करेगा ही ना। Like the earlier sultans, the Khilji and Tughlaq monarchs appointed military commanders as a governor of territory of varying sizes. यहाँ पर बोल रहा है कि जो अर्लियर सुल्तान थे जैसे इल्तुतमिश था, है ना, तो उसमें खिलजी और जो तुगलक थे, इन दोनों ने इन दोनों मोनार्च ने अपॉइंट करे मिलिट्री कमांडर्स एज अ गवर्नर्स ऑफ टेरिटरी ऑफ वेरिंग साइज। अलग अलग साइज की जो वेरिंग साइज की जो टेरिटरीज थी वहां के लिए इन्होंने मिलिट्री कमांडर्स और मिलिट्री कमांडर्स को एज अ गवर्नर इन्होंने अपॉइंट करा। दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता। और इस जो ये जो लैंड्स होते थे इसको इक्ता बोला जाता था। एंड देयर होल्डर वाज इक्तेदार। और जो इसको होल्ड करने वाला होता था उसको इक्तेदार बोला जाता था। और मुक्ति, आप मुक्ति भी बोल सकते हैं उसको। द ड्यूटी ऑफ मुक्तीज वाज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्तास। अब जो मुक्तीज होता था ना, इसकी ड्यूटी होती थी मिलिट्री कैंपेन्स को चलाना, उनको लीड करना, है ना, और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करना। ठीक है। जो उसको इक्ताज मिला है वहां पर जो मिलिट्री कैंपेन्स है उसको लीड करेगा, साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करेगा। अब इसके एक्सचेंज में मिलता क्या था इनको? तो जो ये मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज द मुक्तीज कलेक्टेड द रेवेन्यूज ऑफ देयर असाइनमेंट एज सैलरी। अब जो मुक्तीज होते थे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ऑफ देयर असाइनमेंट एज सैलरी। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दिस रेवेन्यू। और वो पेड करते थे सोल्जर्स को इन्हीं रेवेन्यूज से जो वो कलेक्ट करते थे। कंट्रोल ओवर मुक्तीज वाज मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिस वाज नॉट इनहेरिटेबल। अब देखो इनका जो कंट्रोल था ना मुक्तीज का वो काफी इफेक्टिव था अगर उनका जो ऑफिस है वो इनहेरिटेबल ना हो, मतलब उसके बाद उनकी पीढ़ी को, ठीक है, इनहेरिटेबल मतलब होता है कि जैसे अभी कोई गवर्नर तो उसके उसके बाद उसके बेटे को ना मिले, फिर उसके उसके बेटे को ना मिले, इसको बोलते हैं इनहेरिटेबल, है ना। एंड इफ दे वर असाइंड इक्ताज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और इनको जो इक्ताज के लिए असाइन करा जाता था वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करा जाता था,
बिफोर बीइंग शिफ्टेड, और उसके बाद इनको शिफ्टेड कर दिया जाता था, है ना, दूसरी जगह पर इनको भेज दिया जाता था, एक जगह पर इनको परमानेंट नहीं रखा जाता था। These are conditions of service were rigorously imposed during the regions of अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। और देखो यहाँ पर कह रहा है ये जो हार्श कंडीशन थी ना सर्विसेज की, ठीक है, कि वहां पर राइगोर्सली इम्पोज करा जाता था, ठीक है, ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक, कि आप एक जगह रहकर परमानेंट आप एक जगह रहकर काम नहीं कर सकते एज अ गवर्नर, या कोई भी आप हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हैं, आपको इख्तिदार बनाया गया है, तो आप वहां परमानेंट नहीं रह सकते, ठीक है, आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा, कुछ साल या कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहां रखा जाएगा, फिर आपको वहां से आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसे प्रेजेंट टाइम पे हम बात करें, जैसे हमारे यहाँ पे जो गवर्नर्स होते हैं, है ना, स्टेट में जो गवर्नर्स होते हैं वो कभी किसी स्टेट के गवर्नर बन जाते हैं, कभी किसी स्टेट के, तो मतलब चेंज करते रहते हैं। अकाउंटेंट्स वाज अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय मुफ्तीज। अब देखो साथ साथ क्या करा जाता था, जो अकाउंटेंट होते थे उनको अपॉइंट कर दिया जाता था, ठीक है, स्टेट में, कि वो चेक करते थे अमाउंट ऑफ रेवेन्यू को, कि इन्होंने जो मुफ्तीज ने रेवेन्यू कलेक्ट करा है वो कितना करा है। केयर वॉज टेकन दैट द मुफ्ती कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रेस्क्राइब बाय द स्टेट। अब ये केयर टेकन करते थे वो कि मुफ्तीज ने उतना ही टैक्स कलेक्ट किया है जितना स्टेट ने प्रेस्क्राइब किया है ना, इस चीज को चेक करते थे। एंड दैट ही कैप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, और उतना टैक्स कलेक्ट करा है कि जितना सोल्जर्स को रिक्वायरमेंट है, जितने उसने सोल्जर्स रख रखे हैं उसके अकॉर्डिंग। एज द दिल्ली सुल्तान ब्रॉट द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज अंडर देयर कंट्रोल। अब जो दिल्ली सुल्तान थे, ठीक है, उन्होंने हिंटरलैंड्स को ब्रॉड करा, ठीक है, ऑफ द सिटीज अंडर देयर कंट्रोल, अपने कंट्रोल में लेके आए। दे फोर्स द लैंडेड चीफ्टेंस, द सामंता एरिस्टोक्रेट्स एंड द रिच लैंडलॉर्ड्स टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। अब देखो इन्होंने क्या करा, सारी चीजें अपने कंट्रोल में करना स्टार्ट कर दिया। जो लोकल चीफ्टेंस थे वहां के, उनको फोर्स करा, और जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो हाई सोशल क्लास के जो लोग थे, है ना, उनको फोर्स करा, और फोर्स करके इन्होंने बोला कि आपको भी हमारी क्या करनी पड़ेगी, अथॉरिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी आपको भी, ठीक है। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्राउट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ऑन कंट्रोल। जो अलाउद्दीन खिलजी का जब रूल था वहां पर, तो जो भी कलेक्शन था, है ना, असेसमेंट था वहां का, और जो कलेक्शन था लैंड रेवेन्यू का, वो उनके कंट्रोल में आ गया था। द राइट्स ऑफ द लोकल चीफ्टेंस टू लीवी टैक्सेस वर कैंसल्ड एंड दे वर आल्सो फोर्स्ड टू पे टैक्सेस, ठीक है, जो राइट्स थे लोकल चीफ्टेंस के कि वो टैक्स नहीं देते थे, है ना, उनको सबको कैंसिल कर दिया गया, और उनको भी फोर्स करा गया कि आप भी क्या करना पड़ेगा, आपको भी टैक्स पे करना पड़ेगा। द सुल्तान एडमिनिस्ट्रेटर्स मेजर्ड द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स। और जो सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो मेजर करते थे लैंड को, ठीक है, बहुत केयरफुली, और उनके अकाउंट रखते थे, उनका सारा लेखा जोखा रखते थे अपने पास में। सम ऑफ द ओल्ड चीफ्टेंस एंड लैंडलॉर्ड सर्व द सल्तनत एज रेवेन्यू कलेक्टर्स। अब उसमें से कुछ ओल्ड चीफ्टेंस है जो होते थे, या जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, वो सर्व करते थे सल्तनत को एज अ रेवेन्यू कलेक्टर, है ना, उनको सर्व कर दिया जाता था एज अ रेवेन्यू कलेक्टर एंड एसेसर्स। देवर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। अब यहाँ पर टैक्सेस की बात कर लेते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस यहाँ पर बताए गए हैं। इसमें जो पहला टैक्स है वो है ऑन कल्टीवेशन कॉल्ड खैराज, है ना, एंड अमाउंटिंग, इसका जो अमाउंट होता था अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट प्रोड्यूस, मतलब जितना भी पीजेंट प्रोड्यूस करेगा उसका 50%। कैटल्स पे यहाँ पर टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, और हाउसेस पे भी यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ता था। 3 टाइप्स के ऑफ टैक्स हमने बताए, जिसको खैराज बोला जाता है पहला, उसका 50% जो पीजेंट प्रोड्यूस करता था उसको पे करना पड़ता था, कैटल्स पे और हाउसेस पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। It is important to remember that large parts of the subcontinent remain outside the control of the दिल्ली सुल्तान्स। तो देखो यहाँ पर एक बात बोल रहा है कि ये हमें याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो लार्ज पार्ट था ना सब कॉन्टिनेंट का, वो दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में नहीं था, आउटसाइड था, ठीक है। इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली एंड सून आफ्टर एनेक्सिंग साउथर्न इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था कि आप जो काफी प्रोविनेंसेस जो हैं, जो काफी डिस्टेंस पे हैं, जैसे बंगाल हो गया, है ना, और जैसे साउदर्न इंडिया हो गया, कि आप इस पे कंट्रोल लग पाओ, ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। द एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट, और जो पूरा रीजन था ना ये सब इंडिपेंडेंट हो गए। कब? इवन इन द गैंगटिक प्लेन
देयर वर फॉरेस्टेड एरियाज। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि जो गैंगेटिक प्लेन था ना, जो फॉरेस्टेड एरियाज थे, वो भी क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, है ना। फॉरेस्टेड एरियाज पे इनका गैंगेटिक प्लेन पे कंट्रोल नहीं था, ठीक है, वहां पर भी। दैट सल्तनत फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट लोकल चीफ्टेंस एस्टेब्लिश्ड देयर रूल इन दिस रीजन्स। और जो वहां पे लोकल चीफ्टेंस होते थे वो अपने रूल को एस्टेब्लिश कर लेते थे उस जगह पर। समटाइम्स रूलर लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल। और समटाइम्स क्या हुआ, जैसे अलाउद्दीन खिलजी है या मोहम्मद तुगलक है, उन्होंने फोर्सफुली क्या करा, वहां पर कंट्रोल कर लिया, ठीक है, लेकिन एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही वहां पर अपना कंट्रोल कर पाए। चीफ्टेन्स एंड देयर फोर्टिफिकेशंस। अब चीफ्टेन्स की बात करते हैं, जो लोकल चीफ्टेन्स थे, है ना, जो अपना रूल वहां पर अपना जो है कंट्रोल कर लेते थे किसी पर्टिकुलर एरिया पर। जैसे हमने भी फॉरेस्ट रीजन की बात करी है, ठीक है, तो उनके फॉरेस्टिफिकेशन कैसा था उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया है इब्ने बतूता 14th सेंचुरी ट्रेवलर। इब्ने बतूता जो था 14th सेंचुरी का ट्रेवलर था, जो मोरक्को से आया था, ठीक है, मोरक्को अफ्रीका। एक्सप्लेन दैट चीफ्टेन समटाइम्स, ठीक है, फोर्टिफाइड themselves इन माउंटेन्स। ठीक है, करते थे अपने आप को फोर्टिफाइड कर लेते थे माउंटेन्स में, इन रॉकी अनइवन एंड रग प्लेसेस, ठीक है, जो कि रॉकी होते थे, अनइवन उबड़ खाबड़ होते थे, और रग प्लेसेस एज वेल एज इन बैम्बू ग्रुप्स, और बैम्बू ग्रुप्स में भी अपने आप को फोर्टिफाइड कर लेते थे। इन इंडिया द बैम्बू इज नॉट हॉलो। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो बैम्बू है वो हॉलो नहीं होता, ठीक है, इंडिया में जो बैम्बू है वो हॉलो नहीं होता। अगर हम बैम्बू की बात करें इंडिया के अंदर, इट्स सेवरल पार्ट्स आर सो इंटरवेंटेड दैट इवन फायर कैन नॉट अफेक्ट देम। तो यहाँ पर कह रहा है जो इसके सेवरल पार्ट्स है ना, वो सब इंटरवेंटेड होते हैं, और इवन जो फायर है ना वो भी यहाँ पे अपना अफेक्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। एंड दे आर ऑन द हॉल वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर बात करें तो मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जो बैम्बू होता है। द चीफ्टेन्स लिव इन दिस फॉरेस्ट विच सर्व देम एज रामपार्ट्स, ठीक है, जो चीफ्टेन्स होते थे उन फॉरेस्ट में रहा करते थे, जो सर्व करते थे अपने आप को एज रामपार्ट्स, ठीक है, मतलब चारों तरफ दीवारें होती थी, ठीक है, पत्थरों की, और उसमें अपने आप को ये सर्व कर लेते थे। इनसाइड विच आर देयर कैटल एंड देयर क्रॉप्स। और उसी के अंदर अपनी जो कैटल्स होते थे, है ना, जो पशु होते थे, और जो क्रॉप्स होती थी उन सबको रखते थे अपने साथ में। देयर इज ऑल्सो वाटर फॉर डैम विद इन। और उनके साथ अपने साथ पानी भी रखा करते थे, है ना, जल की व्यवस्था भी रखते थे अपने साथ में। दैट इज रेन वाटर विच कलेक्टेड देयर। और जो कि एक रेन वाटर होता था जिसको ये कलेक्ट कर लेते थे, ठीक है, तालाब वगैरह बना के वहां पे इसको कलेक्ट कर लेते थे। हैंस दे कैन नॉट बी सबड्यूड एक्सेप्ट बाय पावरफुल आर्मीज। तो ये देखो सबड्यूड नहीं हो पाते थे, जो पावरफुल आर्मीज होती थी तो उनसे भी ये सबड्यूड नहीं हो पाते थे। हु एंटरिंग दिस फॉरेस्ट, ठीक है, जो कि फॉरेस्ट में एंटर करते थे, कट डाउन द बैम्बूज विद स्पेशली प्रिपेयर्ड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, जो कि जिनको कट डाउन करना पड़ता था इन बैम्बूज को स्पेशली प्रिपेयर्ड इंस्ट्रूमेंट से, मतलब इनके लिए कुछ स्पेशली इंस्ट्रूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते थे, उससे ही ये कट कर पाते थे। आगे चलते हैं। द मंगोल्स अंडर चंगेज खान इन्वेडेड Transoxiana in northeast Iran in 1219 and the Delhi Sultanate faced their onslaught soon after। तो यहाँ पर कह रहा है देखो मंगोल्स जो चंगेज खान के अंडर में थे, ठीक है, उन्होंने इन्वेड करा ट्रांसऑक्सियाना को, जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है ईरान में, 1219 में वहां पर अटैक करा। एंड द दिल्ली सल्तनत फेस्ड देयर ऑनस्लॉट सून आफ्टर। और दिल्ली सल्तनत को भी इन चीजों का सामना करना पड़ रहा था जल्द ही। मंगोल्स अटैक्स ऑन द दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रूल्स। तो देखो मंगोल्स ने जो अटैक करा है ना दिल्ली सल्तनत पे, वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे करा है और मोहम्मद तुगलक के पीरियड में करा है, जो सबसे ज्यादा अटैक्स हुए हैं। दिस फोर्स द टू रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। और इसी वजह से देखो इन पर एक तरीके से ये आ गया था कि अब इन्हें एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को वहां पर स्टैंड करना था, ठीक है, दिल्ली के अंदर, विच पोज्ड अ हाई एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज, जो जिसने पोज करा एक हाई एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज को, है ना, एक ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज को उन्होंने वहां पर पोस्ट करा। क्योंकि देखो जब आप ज्यादा बड़ी आर्मी रखोगे तो आपको पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, तो इनके लिए काफी बड़ा चैलेंज था। लेट अस सी हाउ द टू सुल्तान्स डील विद दिस, है ना। अब देखो देखते हैं कि दोनों सुल्तान ने इन सारी चीजों को अपने साथ में कैसे डील करा, ठीक है, पढ़ते हैं इसको। तो देखो यहाँ दिया है एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में दिया है मोहम्मद तुगलक। तो बात कर लेते हैं दोनों ने कैसे डील करा। दिल्ली वॉज अटैक्टेड ट्वाइस। दिल्ली पर यहाँ पर 2 बार अटैक हुआ, ट्वाइस टाइम, ठीक है, इन 1299,
1300 and 1302 to 1303 एज अ डिफेंसिव मेजर अलाउद्दीन खिलजी रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। देखो अलाउद्दीन खिलजी का जो एक तरीके से स्टैंड था, उसका स्टैंड ये था कि मेरे को क्या करना है ना, मेरे को डिफेंस करना है, ठीक। वही देखो बच्चों, अगर हम बात करें मोहम्मद तुगलक की, है ना, मोहम्मद तुगलक ने जो है अटैक को फेस करा अपने अर्ली ईयर्स में, ठीक है। द सल्तनत वाज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द मोहम्मद तुगलक रीजन, ठीक है। द मंगोल आर्मी वाज डिफीटेड, मंगोल आर्मी को डिफीटेड तो कर दिया गया। मोहम्मद तुगलक वाज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी, मोहम्मद तुगलक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ पर, एंड इज रिसोर्सेज टू प्लान एन अटैक ऑन ट्रांसोक्सियाना, ठीक है। अब इसने एक प्लान बना लिया था कि अब हमें ट्रांसोक्सियाना पे भी अटैक करना है। इसका डिफेंसिव मेजर नहीं था, है ना, इसका जो स्टैंड था वो डिफेंसिव नहीं था, इसका अटैकिंग जो है स्टैंड था कि सेफ भी करना है और उसके बाद इन पे अटैक भी करना है। ही देयरफॉर रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, और इसीलिए इसने एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को उन्होंने रेज करा। सेकंड में बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन्स नेम्ड सी फॉर हिज सोल्जर्स। अलाउद्दीन खिलजी ने देखो कुछ न्यू गैरिसन टाउन्स को कंस्ट्रक्टेड करा जिसको सीरी नाम दिया गया, ठीक है। वहीं हम बात करें मोहम्मद तुगलक की, तो उन्होंने कुछ नए गैरिसन टाउन्स को कंस्ट्रक्ट नहीं करा, और जो उनके ओल्डेस्ट सिटीज थी, है ना, 4 सिटीज थी, जैसे इसमें दिल्ली एक ऊना है ना, was amputated of its residents and the soldiers garrison there, और जो वहां पर रेसिडेंट्स थे उनको वहां से निकाल दिया गया और जो सोल्जर्स थे वहां पर उनको गैरिसन कर दिया गया। द रेसिडेंट ऑफ द ओल्ड सिटी वर सेंट टू द न्यू कैपिटल ऑफ दौलताबाद इन द साउथ, और जो रेसिडेंट्स थे ओल्ड सिटी के उन सबको दौलताबाद भेज दिया गया जो इनकी न्यू कैपिटल थी। अब आगे बात कर लेते हैं। द सोल्जर्स हैड टू बी फेड, दिस वॉज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स। अब देखो सोल्जर्स को फेड भी करना है तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, टैक्स कलेक्टेड स्टार्ट कर दिया, है ना, टैक्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया लैंड से। बिटवीन द गंगा एंड यमुना टैक्स वॉज फिक्स एट 50% ऑफ द पीजेंट सील्ड, और टैक्स यहाँ पर फिक्स था 50% था, ठीक है। जो भी वो अपनी क्रॉप्स को ग्रो करते थे उसका 50% इनको देना पड़ता था, ठीक। वहीं अगर हम बात करते हैं मोहम्मद तुगलक की, तो उन्होंने प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया was collected as tax to feed the army, तो उन्होंने क्या करा, देखो इसने तो गंगा यमुना के आसपास का जो दुआब था वहां से भी टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और जो उसका सेम एरिया था वहां से भी टैक्स कलेक्ट कर रहा था। लेकिन जो मोहम्मद तुगलक था ना, उसने सेम एरिया से ही कलेक्ट करा, ठीक है, वो यहाँ तक नहीं गया। बट टू मीट द एक्सपेंस ऑफ मेंटेनिंग सच अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स द सल्तनत लीव्ड एडिशनल टैक्सेस, लेकिन इसने क्या करा, कुछ एडिशनल टैक्सेस लगा दिए वहां पर, ठीक है, कुछ एडिशनल टैक्सेस को वहां पर इसने इंट्रोड्यूस कर दिया। दिस coincided with the famine in the area, और देखो यहाँ पर इसके साथ साथ क्या हुआ, वहां पर उसी टाइम पर वहां पर अकाल पड़ गया था, ठीक है। बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी की फिर से। द सोल्जर्स हैड टू बी पेड, अलाउद्दीन चूज टू पे हिज सोल्जर्स सैलरी इन कैश रेदर देन इक्ताज। अब देखो पे भी करना था, इतने सारे सोल्जर्स, इतनी बड़ी आर्मी आपने स्टैंड कर ली है ना, अब आपको उनको पे करना है, तो पे जो यहाँ पर करा जाता था, सैलरी जो पे करी जाती थी वो कैश में करी जाती थी रेदर देन इक्ताज, उनको इक्तेदारी नहीं दी जाती थी। तो सोल्जर्स वुड बाय देयर सप्लाईज फ्रॉम मर्चेंट्स इन दिल्ली एंड इट वाज दस फेयर्ड दैट मर्चेंट्स वुड रेज देयर प्राइस। अब देखो जो सोल्जर्स होते थे वो जो भी सप्लाईज होती थी, है ना, वो मर्चेंट से खरीदते थे, ठीक है, दिल्ली के अंदर, एंड उन लोगों को फेयर था बहुत ज्यादा कि जो मर्चेंट्स है वो अपने प्राइसेस को रेज ना कर दे, बढ़ा ना दे। तो इस चीज को स्टॉप करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन कंट्रोल करता है प्राइसेस को, जो गुड्स के प्राइस थे उनको कंट्रोल करता है दिल्ली के अंदर, ठीक है, और प्राइसेस जो थे वो उसको बहुत केयरफुली सर्व किया गया, ठीक है, इनका सर्वे किया गया ऑफिसर्स के थ्रू, और जो मर्चेंट्स थे उनसे बोल दिया गया कि अगर आप जो भी प्रेस्क्राइब रेट्स हैं उससे ज्यादा पे अगर आप सेल करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा। वहीं अगर हम मोहम्मद तुगलक को देखें तो इसने भी सोल्जर्स को पेड करा कैश में, ठीक है, लेकिन इसके जो टोकन था ना वो कुछ अलग टाइप का था, ठीक है। इसने तो जो है गोल्ड में इसने पे करा था, जो कैश अपना पे करा था, ठीक है, जो भी इसका टोकन था वो गोल्ड का था, ठीक है, और सिल्वर इसने यूज करा था, गोल्ड और सिल्वर के टोकन इसने यूज करे थे, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर मोहम्मद तुगलक को, उसने टोकन करेंसी यूज करी, जैसे अगर प्रेजेंट टाइम पे बात करें जो पेपर करेंसी होती है इस टाइप की इसने करेंसी को यूज करा, ठीक है। तो ये, लेकिन ये जो बनी हुई थी काफी चीप मेटल्स की बनी हुई थी, यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर यूज नहीं हुआ था। पीपल इन द 14th सेंचुरी डिड नॉट ट्रस्ट दीज कॉइन्स, और जो 14th सेंचुरी के लोग थे वो इस टाइप की जो कॉइन्स थी ना उस पर ट्रस्ट नहीं करते थे। दे वर वेरी स्मार्ट, दे सेव्ड देयर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। अब ये क्या करते थे, गोल्ड और सिल्वर की कॉइन्स को सेव्ड कर लेते थे और पे करते थे जो भी इनके टैक्सेस होते थे
उसी टोकन करेंसी से। दिस चीप करेंसी कुड ऑल्सो बी काउंटरफिफाइड इजीली। और देखो ये जो करेंसी होती थी ना, उसको काउंटरफाइड करना बहुत ज्यादा इजी होता था। कॉपी बना लेते थे इसकी और उसी इनकी कॉपीज बना के सुल्तान को जो है पे कर देते थे सारे टैक्सेस को, ठीक है। अपना गोल्ड और जो सिल्वर होता था उसको बचा लेते थे। Alauddin administrative measures were quite successful and chroniclers praised his region for its cheap prices and efficient supplies of goods in the market. He successfully withstood the threat of Mongol invasion. अब देखो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की बात कर लेते हैं, तो जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, ये काफी सक्सेसफुल रहा अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स पे, ठीक है। क्रॉनिकलर्स ने इसको बहुत ज्यादा प्रेज करा है कि इसने किस तरीके से प्राइजेस को हाइक नहीं होने दिया, ठीक है, उसको चीप रखा और जो सप्लाईज थी गुड की, है ना, वो अच्छी तरीके से चलती रही। सो ये सक्सेसफुल रहा, ठीक है। मंगोल्स ने जब इन्वेशन करा, इसके टाइम पे जब आक्रमण करा, अटैक करा, तो उस समय पे ये काफी सक्सेसफुल रहा। वहीं अगर हम बात करें तुगलक के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की, तो ये एक तरीके से फेलियर रहा, ठीक है। इसका जो कैंपेन था कश्मीर में वो डिजास्टर हो गया एंड ही देन गेव अप हिज प्लान्स टू इन्वेड ट्रांसओक्सियाना एंड डिसबैंडेड हिज लार्ज आर्मी। अब जो उसका प्लान था ना ट्रांसओक्सियाना पे अटैक करने का, वो भी इसको छोड़ना पड़ा, डिसबैंडेड करना पड़ा, ठीक है, अपनी आर्मी को। मीनवाइल हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशंस। और अगर हम बात करें कि जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं उसमें काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो गए, लोगों को शिफ्ट करना पड़ा दौलताबाद में, है ना, was resented. The raising of taxes and famine in the Ganga Yamuna belt led to widespread rebellions and finally the token currency had to be recalled. और जो टोकन करेंसी थी इसको रिकॉल करना पड़ा, ठीक है। वहां पर जो इसने जो टैक्सेस बढ़ाए और जो अकाल बढ़ा गंगा यमुना बेल्ट के आसपास, ठीक है, उससे लोग जो है काफी भड़क गए, रिबेल हो गए इसके खिलाफ। तो इस तरीके से जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था वो काफी फेलियर रहा मोहम्मद तुगलक का। In his list of Muhammad Tughlaq failures, we sometimes forgot that for the first time in his history of the Sultanate, a Delhi Sultanate planned a campaign to capture Mongol territory. देखो ये तो हमने देख लिया कि जो मोहम्मद तुगलक है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था वो फेलियर रहा, लेकिन ये पहला एक ऐसा सुल्तान था जिसने सोचा हिस्ट्री के अंदर कि हम क्या करते हैं, मंगोल्स पर अटैक करते हैं, ठीक है, उनकी टेरिटरी को कैप्चर करते हैं। तो ऐसी सोच रखने वाला पहला सुल्तान था। अनलाइक अलाउद्दीन डिफेंसिव मेजर्स, जबकि अलाउद्दीन जो था उसके जो एक तरीके से रणनीति थी वो डिफेंसिव थी। मोहम्मद तुगलक मेजर्स वर कंसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑफेंस अगेंस्ट द मंगोल्स, ठीक है। द सल्तनत इन द 15 एंड 16 सेंचुरी। अब सल्तनत की बात करते हैं कि 15 और 16 सेंचुरी में जो सल्तनत थी वो कैसी थी वहां पर, ठीक है। 15 और 16 सेंचुरी में किस टाइप की सल्तनत थी। So take a look at table 1 again. You will notice that after the Tughlaq, the Sayyid and the Lodi dynasty ruled from Delhi and Agra until 1526. देखो हमने टेबल 1 में देखा था कि तुगलक के बाद में सैयद आए, उसके बाद लोधी डायनेस्टी आई, उन्होंने रूल करा, ठीक है, दिल्ली और आगरा पे 1526 तक। By then, जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान and the entire South India had independent rulers who established flourishing states and prosperous capitals. तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि जो जौनपुर है, बंगाल है, मालवा है, गुजरात, राजस्थान और जो भी एंटायर साउथ इंडिया था वो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट वहां पर घोषित कर दिया, ठीक है। और दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हिच सॉ द एमर्जेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप्स लाइक अफगान्स एंड राजपूत्स। और देखो ये एक वो पीरियड भी था जहाँ पर एमर्जेंस हुआ न्यू रूलिंग ग्रुप्स का, जैसे यहाँ पर अफगान्स है और राजपूत, ठीक है। तो ये न्यू रूलिंग ग्रुप्स वहां पर एमर्ज कर रहे थे उस समय पर। Some of the states established in this period were small but powerful and extremely well administrative, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेट हैं जो उस समय पे एस्टेब्लिश्ड हो रहे हैं, ठीक है, जो कि छोटे हैं, स्मॉल हैं, लेकिन पावरफुल हैं, ठीक है, और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी अच्छा है। शेर शाह सूर 1542-1545 started his career as the manager of a small territory for his uncle in बिहार, ठीक है। बिहार के अंदर इसके अंकल थे तो उनके लिए इसने एज अ मैनेजर स्टार्ट करा, ठीक है, अपना करियर स्टार्ट करा। एंड इवेंचुअली चैलेंज एंड डिफीटेड द मुगल एम्पायर हुमायूं। और इसने बाद में चैलेंज करा था मुगल एम्पायर हुमायूं को और उसको डिफीट करा था 1540 एंड 1555 टू 1556। शेर शाह कैप्चर्ड दिल्ली एंड एस्टेब्लिश्ड हिज ओन डायनेस्टी। शेर शाह ने दिल्ली को कैप्चर करा और अपनी खुद की ओन डायनेस्टी को वहां पर एस्टेब्लिश करा। Although the Sur dynasty ruled for only 15 years, 1540 to 1555,
ठीक है, जो सूर डायनेस्टी थी ना, वो उसने जो रूल करा केवल 15 ईयर्स ही वहां पर रूल कर पाए, 1540 to 1555, and introduced an administration that borrowed elements from Alauddin Khilji and made them more efficient। देखो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो अलाउद्दीन खिलजी से बोरो किया गया था। जो यहाँ पर शेरशाह सूर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलाउद्दीन खिलजी से बोरो किया गया और बोरो करने के बाद उसको काफी ज्यादा एफिशिएंट बनाया गया। शेरशाह एडमिनिस्ट्रेटिव बिकेम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्पायर अकबर। और जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन था बाद में उसको फॉलो करता है जो ग्रेट एम्पायर अकबर है, उसको फॉलो करता है 1556 to 1605 व्हेन ही कंसोलिडेट द मुगल एम्पायर। जब वो मुगल एम्पायर को कंसोलिडेट करता है तो वो इसी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको आगे फॉलो करता है। द थ्री ऑर्डर्स, द पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड द क्रूसेड्स। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि ये तो हमने देखा दिल्ली सल्तनत के बारे में, जब इंडिया के अंदर ये सारी चीजें घट रही थी तो बाहर, और इसी टाइम पर बाहर क्या हो रहा था, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। द आइडिया ऑफ द थ्री ऑर्डर्स वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन फ्रांस। ठीक है, जो आइडिया था थ्री ऑर्डर्स का वो सबसे पहले फ्रांस के अंदर फॉर्मुलेटेड हुआ था इन द अर्ली 11th सेंचुरी। ठीक है, 11th सेंचुरी में यहाँ पर ये सब घट रहा था, वहां पर कुछ अलग चीजें हो रही थी। इट डिवाइडेड सोसाइटी इनटू 3 क्लासेस। तो वहां पर जो सोसाइटी थी वहां पर उसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया था, दोज हु प्रेड, दोज हु फाउट एंड दोज हु टिल्ड द लैंड। ठीक है, जैसे फार्मर्स वगैरह हो गए, फाउट जो वॉरियर्स हो गए, ठीक है, प्रे जो हमारे यहाँ पे जैसे ब्राह्मण्स होते हैं। दिस डिविजन ऑफ सोसाइटी इनटू 3 ऑर्डर्स वाज सपोर्टेड बाय द चर्च टू कंसोलिडेट इट्स डोमिनेंट रोल इन द सोसाइटी। अब देखो ये 3 ऑर्डर्स था, उसको सपोर्ट मिला चर्च के थ्रू और उसको कंसोलिडेट किया गया, ठीक है, इट्स डोमिनेंट रूल इन द सोसाइटी। दिस हेल्प द एमरजेंस ऑफ अ न्यू वॉरियर ग्रुप कॉल्ड नाइट्स। और इसी की वजह से इसको इसने देखो हेल्प करी एक न्यू वॉरियर ग्रुप को, एक न्यू वॉरियर ग्रुप बनाने की, एक न्यू वॉरियर ग्रुप को एमर्ज करने की, ठीक है, जिसको बाद में नाइट्स बोला गया। द चर्च पैटर्नाइज्ड दिस ग्रुप एंड यूज्ड them to propagate their idea of peace of God. The attempt was to direct warriors away from conflict amongst themselves and send them instead on a campaign against the Muslims who had captured the city of the Jerusalem। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि अगर इसके ये जो चर्च ने पैटर्नाइज करा था इस ग्रुप को, तो उसको यूज करा गया कि पीस ऑफ गॉड के लिए एक आइडिया था, है ना, एक आइडिया वहां पर प्रोपोगेट किया गया पीस ऑफ गॉड का। अब ये देखो यहाँ पर जो वॉरियर्स होते थे ना, ठीक है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है, तो इन्हें क्या किया गया, इन्हें एक दूसरी जगह पर भेज दिया गया। ठीक है, एक कैंपेन चलाया जा रहा था जो मुस्लिम के अगेंस्ट था, ठीक है, वो हैड कैप्चर्ड द सिटी ऑफ जेरूसलम, जिन्होंने जेरूसलम जो सिटी थी उसको कैप्चर कर लिया था, तो उनको वहां पर भेज दिया गया। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ कैंपेन्स कॉल्ड क्रूसेड्स। और ये जो कैंपेन्स थे, ठीक है, इसको बोला गया क्रूसेड्स बोला गया। These campaigns in the service of God and the church completely altered the status of knights। और देखो जो कैंपेन्स थे एक तरीके से बताया गया कि आप गॉड की सर्विस कर रहे हो, ठीक है, और जो चर्च था कंप्लीटली इनके साथ इनको सपोर्ट करता था, ठीक है, और इनको एक स्टेटस दे दिया गया नाइट्स का। ओरिजिनली दीज नाइट्स डिड नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ नॉबल्स। अगर देखो हम बात करें ओरिजिनली, तो ये जो नाइट्स होते थे ये एक नोबल क्लास से बिलोंग नहीं करते थे, बट बाय द एंड ऑफ द 11th सेंचुरी इन द फ्रांस, जैसे ही 11th सेंचुरी का एंड होता है फ्रांस के अंदर, एंड अ सेंचुरी लेटर इन जर्मनी, द हम्बल ओरिजिन्स ऑफ दीज वॉरियर्स वर फॉरगॉटन, है ना। तो ये जो हम्बल ओरिजिन्स थे इनको वहां पर भूलना स्टार्ट हो गया, है ना, जो हम्बल ओरिजिन्स थे, ठीक है, इनको फॉरगॉट करना स्टार्ट कर दिया गया था। तो बाय द 12th सेंचुरी नोबल्स ऑल्सो वॉन्टेड टू बी नॉन एज नाइट्स। तो इसलिए जो 12th सेंचुरी के जो नॉवल्स थे वो भी अपने आप को नाइट्स कहलवाना पसंद करते थे उस समय पे, ठीक है, जब इनको फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, जो हम्बल्स थे, है ना, उन लोगों को। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, थैंक यू।